बेगूसराय खास करके पाल काल तक अपना अवशेष रखता है और वहाँ खास करके सबसे बड़ी बात है कि जो मंझौल जयमंगलागढ़ है वहाँ पर पाल वंशीय खुदाई में बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। ये क्या है सब मुझे लगता है कि सभी नौलागढ़ जयमंगलागढ़ की खुदाई से मिले सामान। तो संग्रहालय हमारे पास बेगूसराय में संग्रहालय फ्री पुस्तकालय में तो वहाँ के लोगों ने यहाँ के डोनेट किया है। जी आप रखिए अपना। हाँ। एक मतलब बेगूसराय से मानक रूप से ये मान्यता है कि भर के लोग आते हैं, संग्रहालय नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ भी लोग देखें कि बेगूसराय में पुरातात्विक चीज़ें क्या हैं, और इसीलिए आप इन सब पुरातात्विक चीज़ों को देख रहे हैं। नज़रों में गांव है, ऐसा नहीं है कि गांव छूट रहा है। और यहाँ पर इसके साथ ही और भी ये क्या चीज़ है? वेद, आपको संपूर्ण वेद, चारों वेद एक किताब में है। एक ही किताब में चारों वेद है। ये गुरु ग्रंथ साहब, ये कुरान, बाइबल, ये सभी कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपने मुझे लगता है कि सिर्फ एक सेना ही ऐसा जगह है जहाँ पर सर्व धर्म समास्तर होते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों का समानता होती है। और दूसरा एक पुस्तकालय ही है जहाँ पर आप यहाँ पर रामचरितमानस भी है, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब भी है, यहाँ कुरान भी है, यहाँ बाइबल भी है, और सभी वेदों का मतलब एक अलमीरे में संरचित है, जो कि समाज में नहीं हो पाता है। क्या आप इसके ऊपर कहेंगे कि क्या? मुझे नहीं लगता है कि समाज में इस चीज़ को भी लाने की जरूरत है, गांव में, शहर में। जब यहाँ आपस में ये जो जिस धर्म की किताबें हैं वो एक साथ रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कहाँ टकरा रहे हैं, और इनके नाम पर हम बाहर कत्लेआम मचा रहे हैं। तो इसलिए आओ यहाँ देखो कि विचार एक जगह है, विचारों का टकराव आप करते हैं, वैचारिक रूप से वो भी सही है, लेकिन लड़ते हैं, खुरेजी करते हैं, ये इस किताब में नहीं है। इंसान भाई है, ये इन किताबों का संदेश है। किताब एक जीवंत आत्मा है, उसमें रहने वाले तमाम वो लोग जो लोग कि अपने आप को अमर कर गए हैं, वो लोग हैं। ये इनमें क्या है? देखिए आप जो लोग मुख्य रूप से मैंने भी लगता है, हो सकता है कि इन्हें लगा होगा कि इन्हें ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप अटल बिहारी वाजपेयी की जो संस्करण है, पूरे के पूरे अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में 3 दशक, ये पूरा का पूरा है। और यहीं पर सावरकर जी भी मौजूद हैं, गुरु गोलवलकर जी, गुरु गोलवलकर है। और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये साफ है कि आपको पुस्तकालय में आकर के कभी ये चीज़ नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे पुस्तकालय में जा रहा हूं जिस पुस्तकालय में कि एक ही विचारधारा के लोग हो, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर लगाते समय इस चीज़ का भेद बिल्कुल नहीं किया गया है। उन लोगों को आसपास ही रखा गया है जो लोग कि हमेशा से विचारों के माध्यम से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के सब एकत्रित हैं। तो हमें भी इस तरह से एकत्रित होना चाहिए। और मुख्य रूप से जी, अच्छा जरा मैं कहूँगा कि एक बार विधायक जी, एक प्रति आप सावरकर की, वीर सावरकर की किताबें यहाँ पर हैं, और इसको लेकर के बड़ा आज के युवाओं में रहता है कि जो इतिहासकार थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने हिसाब से विचारों की लड़ाई लड़ करके वो चले गए और हमारे लिए जीवन थे। हम उनका नाम लेकर आज लड़ते हैं, ये कितना उचित है? देखिए, सावरकर का अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं जी। एक वीर सावरकर जी, जो 1857 की लड़ाई का जो विश्लेषण किया है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सभी धर्म के लोग जो यहाँ के निवासी हैं एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, और इसलिए 1857 पर सावरकर की जो रचना है बहुत ही बहुमूल्य महत्वपूर्ण है। सावरकर आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए जेल गए, काला पानी की सजा भोगे, वीर कहलाए। लेकिन सावरकर के साथ दूसरा अध्याय भी है, तो उनकी किताबों को पढ़िए, अपने हिसाब से, जिसमें इनको कहा जाता है कि अंग्रेजों से मिल गए, माफ़ी मांग ली, आज़ादी की लड़ाई के समय इनकी जो भूमिका होनी चाहिए, आगे देश को कैसे किस रास्ते पर ले जाया जाए, सबों को मिला के देश की लड़ाई 1857 में जैसे लड़ी गई थी, उसी तरह से आज भी देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए काम किया जाए। तो उसमें हिंदुत्ववादी चेतना को जगाने का काम जो इन्होंने किया, तो 1857 की क्रांति का संदेश, आज़ादी की लड़ाई का संदेश ये नहीं है। आज़ादी का संदेश है कि सबको, जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, सभी इस देश के हैं, और उनको मिल के देश को चलाना है, देश को आज़ाद रखना है, देश की एकता कायम रखनी है। तो ये इनकी विचारधारा है, लेकिन हम इस विचारधारा से इस रूप में दूरी नहीं रखें कि इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिले, इसलिए पुस्तकालय ने सावरकर के समग्र साहित्य को यहाँ रखा है। मुझे लगता है कि इससे बहुत बारी आपकी जो मन की जो दुविधा है, वो दुविधा शायद दूर हो गई होगी कि जिस पुस्तकालय का पूर्णरूपेण संचालन एक वामपंथी के कद्दावर सिपाही के द्वारा किया जा रहा हो, वहाँ पर सावरकर जी जीवंत रूप से मौजूद हैं। किताब एक जीवंत रूप ही है। जवाहरलाल नेहरू समग्र है जी। मैं कहूँगा जरा इधर साईं जी, ये संपूर्ण जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये चंद्रशेखर का समग्र हो गया, ये कार्ल मार्क्स हो गए, ये लेनिन हो गए,
एक ही आपने ये बहुत अच्छा संग्रह किया है। इसके संग्रहकर्ता कौन है जो जहां पर इस तरह से रखते हैं मार्क्स, लेनिन और सावरकर, और यहीं पर मतलब इस प्रकार से जी, महात्मा गांधी, ये सभी विचारक यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे। आप इनको सिर्फ विचारक मानते हैं, इनके विचारों में जो आपके पास अच्छा है आप उसको विचारों का टकराव होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में है वाद विवाद संवाद, तो वाद विवाद संवाद करके ही हमारे ऋषियों ने रचनाएं की। उस वक्त के जो सबसे बड़े विचारक थे तो उनको ऋषि कहा जाता था, और आज जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, वो आज लेखक कहलाते हैं। अंतर यही है। आप भी जो लिखते रहे हैं उसके मदद से कल आप भी कल के विचारक होंगे, और इसी विचारधारा के अंदर ये बरौनी डेयरी, अच्छा ये यहाँ के उन लोगों ने जिन लोगों ने डोनेट किया उनको उनका नाम लिख के आप रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूफको के द्वारा मिला जी, बरौनी डेयरी के द्वारा मिला। तो ये एक बेगूसराय में एक कारखाना चलाते हैं कारू बाबू, उनके द्वारा ये अलमारियां दी, मतलब जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पे या चाहते हैं कि माँ बाप के नाम पर उन्होंने 8 अलमारियां दी हैं जी, तो वो जीवंत रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर आप चाहते हैं कि मंदिरों में ही आपका नाम रहे, लेकिन किसी शिक्षा केंद्र में, किसी पुस्तकालय में भी आपका नाम होगा, तो मुझे लगता है इससे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये यहाँ पर पालखंड के बाद पुरानी चीजें जो आज इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं उनको यहाँ लगा के रखा गया है। लेकिन ये इन चीजों को तो बहुत ये जमाने पहले की बात है। हाँ, तो इन लोग बच्चे देखें कि इसी तरह से पहले लोग रहते थे, इसी तरह के बर्तनों में जीवन बसर करते थे, इन्हीं से खाना खाते थे। तो ये आपके घर का सामग्री है क्या? ये आपके, ये इनकी विरासत बताती है कि आज सत्यम जी का एक बहुत खूबसूरत गजल बहुत जगह चलता है कि जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। आप इस चीज़ को शायद सुने होंगे इस बात को। देखिए अब ये विरासत है, और उस वक्त दहेज में सामान आते थे, और आज वो अनुपयोगी हैं। आज स्टील के बर्तनों का प्रचलन है, आज इन बर्तनों की उपयोगिता नहीं रह गई है। तो अब कल कैसे लोग देखेंगे कि हल बैल से खेती होती थी, इस कठौत में आटा साना जाता था, इसमें इस सांचे से पकवान बनाए जाते थे, इसमें किस तरह के बर्तनों में क्या काम होता था, तो यह अजूबा चीज़ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग दें, जो हमारे पास था हमने दे दिया। इसको कहते हैं टैक्टिकली और प्रैक्टिकली दोनों का संग्रह करना, जो कि इस पुस्तकालय में मौजूद है। और यहाँ अब हम आए हैं जहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत पुराने ज़माने से सिक्के का संग्रह, सामने साइन ये सिक्का जो अब ये यहाँ आपने पुस्तक के बीच में ये सिक्कों का जो संग्रह है, तो ये सभी अध्ययन के लिए है कि सिक्के के आधार पर ही हम अपने सामाजिक विकास को देख सकते हैं कि किस तरह की मुद्राओं का प्रचलन कब कैसे था और उस वक्त की क्या स्थिति थी। तो इसीलिए पुराने सिक्के से भी इतिहास जान सकते हैं, मिट्टी के बर्तनों से जान सकते हैं, जो भी खुदाई से सामान मिले हैं उससे हम चीज़ों को जान सकते हैं। ये सारा कुछ पुस्तकालय में मैं इसलिए खुदेर कर इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ आपको कि वास्तविकता में जितनी चीज़ों को आप पढ़ते हैं, अगर उन चीज़ों को आप नज़रों से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। अब हम यहाँ जो खड़े हैं, मेरे बगल में जो पुस्तक है, ये पुस्तक एक लोकतांत्रिक देश की आत्मा है और संविधान की किताबें हैं। संविधान की किताबें और लोग यदि बहुत सारी सिर्फ एक ही प्रतियां हैं क्या? नहीं, कई प्रतियां हैं, कई तरह की। और संविधान पर जो किताबें हैं कि संविधान सभा कैसे चल रही थी, उसमें क्या किन्होंने कहा, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। उनके पूरा का पूरा कितने दिन में लिखा गया, संशोधित हुआ, वो सब इतिहास सब चीज़ है, सारे कुछ यहाँ पर। संविधान सभा के बाद विवृत्ति यहाँ है कि किनका क्या मत था किस विषय पर, ताकि लोग समझ सके कि कितनी कठिनाई के साथ ये संविधान का निर्माण किया गया। अच्छा, अब हम आखिरी चाहेंगे पुस्तक के सीरीज से कि आपने यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को लगाए हुए हैं, और बेगूसराय को, यदि बेगूसराय की बात हो और रामधारी सिंह दिनकर की बात ना हो तो मुझे लगता है कि अधूरा सा कुछ रह गया है, क्योंकि हम अब दिनकर के बगैर कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो दिनकर जी के लिए विशेष कोई सभा कक्ष या उनके नाम का कुछ भी चीज़? देखिए, दिनकर जी प्रेरणा के स्रोत हैं और उनका समग्र साहित्य कहीं नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। दिनकर के संबंध में जितने लोगों ने जो किताबें लिखी हैं सभी यहाँ मिल जाएंगी, और दिनकर जी की तस्वीरें सब जगह आपको मिल जाएगी। हम कोई दाता खोज रहे हैं कि जो दाता जैसे एक एक मूर्ति यहाँ जो भी बनाए हैं अपनी इच्छा से उनकी मूर्तियाँ वह यहाँ बनवाए हैं। दिनकर जी की भी कोई मूर्ति बनाए तो जगह हम लोग तलाशेंगे कि एक दिनकर की प्रतिमा भी यहाँ पर लग जाए। वर्तमान पर विजय का सूरज हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूँ मैं उसी सूरज की बात करता हूं जो सूरज की दुनिया को अलौकिक रूप से रोशनी देते रहे, और उसी दिनकर जी की धरती पर जमी पर मैं हूं, जो कि बेगूसराय जिला से हैं। और यहां से आप
जी सभागार। जी, ये यहाँ से आप मुख्य रूप से आप देखिए कि सभागार यहाँ से कितनी खूबसूरत, ये जो विप्लवी पुस्तकालय का मुख्य बात है कि मुख्य जो गांव की सड़कें हैं वो सड़कें इसके मध्य से गुजरती है, जिसके वजह से इसकी औलिकता को और भी बढ़ा देती है कि ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण होता है वो अपने आप में खूबसूरत होता है। तो यहाँ से ये सभागार है, इस सभागार में एक सभा कक्ष है और इसके अंदर क्या क्या होता है? ये ऑडिटोरियम है जी। जहाँ हम सभा करते हैं, सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। ऊपर कंप्यूटर का क्लास चलता है और उसके ऊपर छत है जहाँ पर हम लोग खुले आसमान के नीचे कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, हमारे बेगूसराय में दिलकर कला केंद्र एक बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है जिसमें सरकारी प्रकार का कारोबार बहुत ज़्यादा होते हैं और प्राइवेट तौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्षेत्र के लोग कुछ भी जैसे एकांकी हो गया, नाटक हो गया, के करते हैं सभी यहाँ पे। और उनके लिए क्या प्रक्रिया आपको है? जैसे यहाँ पुस्तकालय के सभागार का एक निर्धारित शुल्क है जी जो बेगूसराय या दूसरी जगहों की तुलना में आधे से भी कम नहीं, नाम मात्र का है, ताकि केवल हम इस पुस्तकालय को भी चला सकें और मेंटेनेंस भी कर सकें। इसीलिए हर चीज़ का शुल्क निर्धारित है। कोई यहाँ पर बातचीत करके बार्गेनिंग करके न ज़्यादा हो सकता है न कम हो सकता है। मतलब किसी प्रकार का भी इस तरह से सभा करना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क करेंगे? सभी राजनीतिक दल, सभी विचारधारा के लोग, सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ आयोजन करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। और वो अपना हॉल रिजर्व कराते हैं, भले ही उनका झंडा कुछ भी हो यहाँ लगाते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब तक वो सभागार में कार्यक्रम कर रहे हैं सभागार उनका है। बहुत बहुत आभार, ये जानकारी आप